नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का लास्ट वीडियो होगा और वो होगा विज्ञान का लास्ट वीडियो। यूथ कंपटीशन का नहीं, विज्ञान विषय का आज लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए, आपको पता होगा कि आज हम करने वाले हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3। 2 पार्ट इससे पहले हमने कर चुके थे। लगभग 220 क्वेश्चन जो है हमने उसमें कर चुके थे। आज हम 220 क्वेश्चन के बाद जो है ये पार्ट जो है करने वाले हैं और आज 350 क्वेश्चन के ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा विज्ञान वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कई कमेंट आए कि भाई कंप्यूटर वाला टॉपिक भी इसी के साथ इसी बुक का करा दीजिए, तो उसको भी जल्द से जल्द ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम सर्च करिएगा, वहाँ पर हर सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ इस विज्ञान का वन लाइनर पोर्शन में कंप्यूटर टाइपिंग द्वारा और हाइड राइटिंग द्वारा कई नोट्स मैंने उपलब्ध कराए हैं अपने टेलीग्राम पर। तो जुड़ना मत भूलिएगा, टेलीग्राम पर जाकर खोज लीजिएगा अपना नोट्स, जिस सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए। तो ये है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 3। आपको पता होगा हमने 220 क्वेश्चन कर चुके थे, तो इस तरह से हम डायरेक्टली 220 क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो 220 क्वेश्चन ये था। 220 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हमारा जो है 220 से आगे का प्लान और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो चलिए, 220 का भी उत्तर बता दीजिए। किस पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं? पुर्तगाली युद्धपोत तो फाइसेलिया को कहा जाता है। ए वाला विकल्प जो है 220 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में इसको किया था। आज हमारा पहला वीडियो 221वां ये है कि समुद्री आर्चिन कहते हैं। समुद्री आर्चिन किसको कहा जाता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 221 का। तो किसको? तो एकाइनोडर्म जो होता है उसको समुद्री आर्चिन कहा जाता है। स्पेशली समुद्र में घने क्षेत्र में पाया जाता है। ए वाला विकल्प जो है इसको सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 221 का। प्रश्न नंबर दूसरा है कि समुद्री पंखा किसे कहते हैं वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 222 का। तो गार्गोनिया जो होता है उसको समुद्री पंखा कहा जाता है। ए वाला भी इसका भी विकल्प सही हो जाएगा। और समुद्री जो क्या प्रश्न था, समुद्री आर्चिन किसे कहते हैं तो वो हम जो एकाइनोडर्म जो था उसको कहते हैं। और गार्गोनिया को समुद्री पंखा कहा जाता है। 222 का हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 223 है कि मोती उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? मोती उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? तो मोलस्का के संघ में आते हैं। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 223 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 224 फीता कृमि कहते हैं। फीता कृमि किसे कहा जाता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 224 का। तो टीनिया सोलियम को फीता कृमि कहा जाता है। ए वाला विकल्प जो हमारा 224 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 225 कि जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी है? जीन क्या शब्द दिया? जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी है? 225 का। और वो हमारा है निर्वर्धन अंतर न्यूक्लियेजस। इसका ऑप्शन का दिया गया है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है तो 25 का डी समझ लीजिएगा, ऑप्शन में वही दिया गया है। प्रश्न नंबर 226 कृत्रिम प्लाज्मिड है। कृत्रिम प्लाज्मिड क्या है इसमें से वो आपको बताना है प्रश्न 226 का। और वो होगा PBr 222 जो होता है वो कृत्रिम प्लाज्मिड के अंतर्गत आता है। सी वाला विकल्प 226 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 227 किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? किस पदार्थ का किया जाता है? प्रश्न नंबर 227 कह रहा है। तो वो सभी आ जाते हैं। इंसुलिन, मानव वृद्धि हार्मोन जो होते हैं, इंटरफेरॉन जो होते हैं वो सभी आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा डी वाला 227 का सही हो जाएगा।
गा। प्रश्न नंबर 228 है कि डीएनए लाइगेज का संबंध है। डीएनए लाइगेज का किससे संबंध है वो आपको बताना है। 228 का विकल्प आपके सामने है और ये जो है डीएनए के अणुओं को जोड़ने का कार्य करता है और आपको पता होगा डीएनए द्विकुंडली संरचना होता है। ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 228 का। प्रश्न नंबर 229, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है। कौन सा रोग है इसमें से जो विटामिन की कमी से होता है। तो अपूर्णता जो रोग होता है वो होगा, बाकी कैंसर ये सब विटामिन से होने वाले रोग नहीं है। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 229 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 230, विटामिन की खोज करता कौन है वो आपको बताना था। इंजकमान, ये लगता है कि पिछले वीडियो में हमने किए थे। इंजकमान सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 230 का। अब बाकी विटामिन शब्द का पहली बार प्रयोग फैंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फंक नामक वैज्ञानिक ने। ये लगता है पीछे का प्रश्न दोहरा दिया गया है। 231 का ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 232, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, सबको पता है। सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 232 का। प्रश्न नंबर 233, निम्न में से कौन जल में घुलनशील, ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न दिए गए हैं, इस बुक का जो है ढंग से बनाए नहीं है। वसा में घुलनशील विटामिन पूछ रहा है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ए डी ई के ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। ये लगता है पीछे प्रश्न किए गए। स्कर्वी रोग की पहचान जो है किससे होती है, तो ये होते मसूड़ों के श्रावण से। तो ये वाला विकल्प 235 का सही हो जाएगा। 235 का ये वाला विकल्प। ये तो प्रोटीन की कमी से होने वाले दोनों रोग है, मैरिज में क्वासिकोर रोग। ये पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चन दिए गए हैं यार, ये तो गजब का, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या। 237 का लैंगरहंस की कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है लैंगरहंस की कोशिकाएं, तो पेनक्रियाज में। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 237 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 238, मधुमेह डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है वो आपको बताना है। तो यह इंसुलिन की कमी से होता है और बीटा कोशिका से यह स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, अग्नाशय की बीटा कोशिका से। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, मानव सूत्र में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ये वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 239 का। प्रश्न नंबर 240, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है, कैसा संबंध है वो आपको बताना है। अब दोहराव वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे जो पीछे हो गए हैं, उतना ही बस दिया गया था। 240 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा हमारा घनिष्ठ संबंध होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आधुनिक ईंधन आपको बताना है कि है इसमें से कौन। 241 कह रहा है, आधुनिक ईंधन की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 241 का। तो ये सभी के अंतर्गत आ जाएंगे, मिट्टी का तेल, एलपीजी, पेट्रोल, लकड़ी, ये सब आधुनिक ईंधन के रूप में आते हैं। प्रश्न नंबर 240, मनोरंजन के साधन हैं, तो ये सभी आ जाएंगे मनोरंजन के साधन में। 42 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 243, स्वच्छ मनुष्य के शरीर का तापमान, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। 37 सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो दोनों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है 243 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 244, ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है किस पर वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 244 का। तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ए वाला विकल्प जो है इसका 244 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 245, विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र आपको इसमें से बताना है कि कौन होता है विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र। तो Q बराबर ms जो होता है, बी वाला विकल्प वो सही हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे विस्थापन। बी वाला विकल्प जो है 245 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 246, जल वाष्प के द्रव में बदलने की क्रिया को कहा जाता है। जल वाष्प के द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं वो आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 246, विकल्प हमारा जो होगा उसको हम संघनन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। वाष्पन पर मत जाइएगा, संघनन प्रक्रिया। वाष्पन तो वाष्पन बनेगा ना, जल से सीधे वाष्प में बन जाता है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 246 का। प्रश्न नंबर 247, किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को, अब देखिए वही प्रश्न आ गया, वाष्पन। ए वाला विकल्प 247 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वही गलने लगेगा तो गलनांक। ऊर्ध्वपातन, ये सब दोनों उदाहरण ऊर्ध्वपातन के हैं। कपूर, नवसादर को अमोनिया सल्फाइड भी कहते हैं, ऑक्साइड भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बी ये 2C वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 249 है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 249 का। पानी का क्वथनांक होता है, कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक की बात करें तो सेल्सियस में पूछा भी गया है और विकल्प हमारा सी वाला सही हो जाएगा। 0 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक इसका मापन किया जाता है। क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। सी वाला 250 का सही हो जाएगा। 251 बर्फ का गलनांक कितना होता है वो आपको बताना है 251 का। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हमने क्वथनांक पूछा था और फिर हमने गलनांक पूछा, फिर आपको बता भी दिए हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 0 सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 252 है कि ऊष्मा का संचरण कितने विधियों से होता है? ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है, आपको पता होगा, चालन, संवहन और विकिरण। ये वाला विकल्प 252 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 253 ऊष्मा के सुचालक हैं, इसमें से आपको बताना है कि ऊष्मा का कौन सुचालक है। तो ये सभी जो है ऊष्मा के सुचालक के अंतर्गत आते हैं। 253 का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सुचालक कुचालक तो आपको पता ही होगा। अब इसमें ऊष्मा का कुचालक पूछा है, कौन है ऊष्मा का कुचालक? प्रश्न नंबर 254 का तो कौन? ये सभी हो जाते हैं ऊष्मा का कुचालक जिसमें प्रवाहित नहीं होती है ऊष्मा। प्रश्न नंबर 255 प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है वो आपको बताना है। डी वाला विकल्प मिल गया, डी वाला सूर्य। 255 का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत अब आपको इसमें से बताना है। प्राकृतिक स्रोत आपको बताना है 256 में, और विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा सूर्य। ए वाला विकल्प जो है प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आता है। 256 का ए वाला विकल्प। दीप्त वस्तुएं नहीं है, इसमें से कौन सा विकल्प है जो दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत नहीं आएगा? तो दर्पण का दीप्त दिख रहा है जो प्रकाश उत्पन्न करता है, नहीं ना, तो ये वाला विकल्प ये सही हो जाएगा। और तीनों विकल्प में देखिए यही सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, तो ये भी देखा जाता है। 258 की वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और जो नहीं उत्पन्न करती हैं वो अदीप्त कहलाती हैं। तो विकल्प हमारा ए वाला ही सही होगा। 258 का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 259 है कि कार, बस, ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है। अब बस कुछ नहीं पढ़ने का, वो पीछे के चालक के दृश्य देखता है, उत्तल दर्पण होता है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है, ध्यान रखिएगा। ए वाला इसका विकल्प सही होगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल होता है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 260 का। प्रश्न नंबर 261 किस दर्पण में प्रतिबिंब शब्द है आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है? किस दर्पण में आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है वो आपको बताना है 261 का। तो किस में? तो वो होता है उत्तल दर्पण में। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 262 कह रहा है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है वो आपको बताना है 262 का। तो वो अवतल दर्पण में। ये वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दर्पण में आपको पढ़ाया हूँ, थ्योरी वाला वीडियो देखिएगा इसी का, उसमें हम जरूर जिक्र किए हैं। प्रश्न नंबर उतने डिटेल में नहीं पढ़ाया क्योंकि अब देखिए जितना दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। बाकी अगर अलग से इस पर वीडियो बनानी होती तो बहुत अच्छा रहता। ये टॉपिक भी बहुत, प्रकाश वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भी है आप लोगों के लिए। 263 है कि वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया जाता है, कलई मतलब पुताई किया जाता है, तथा अंदर सतह चमकीला होता है, वो कौन सा दर्पण कहलाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 263 का विकल्प यहाँ है। और क्या कह रहा था? बाहरी सतह पर ना, हाँ 263 बाहरी सतह पर कह रहा था। अवतल दर्पण जो होता है उसके बाहरी सतह पर जो है कलई मतलब कलर पोता जाता है, वो आपको ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 264 वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता है बल्कि चमकदार होता है, वो अंदर से सतह पर कलई होता है, तो वो कौन सा दर्पण होगा वो आपको बताना है। तो उसका सीधा विपरीत हो जाएगा 264 का उत्तल दर्पण। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 265 वह दर्पण जिसके अंदर के सतह पर परावर्तक की घटना होती है, वो कौन सा दर्पण होता है? वह दर्पण जिसके अंदर के सतह पर परावर्तक की घटना होती है वह कहलाता है क्या? 265 का आपको बताना है। तो वो हमारा जो विकल्प सही होगा वो अवतल दर्पण होता है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अवतल दर्पण 65 का ये वाला विकल्प यही दिया है ना, हाँ यही दिया है। चलिए 266 प्रश्न है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है वो आपको बताना है। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, बी वाला विकल्प 266 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 267। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, मतलब एक सेकंड में वो कितना कंपन कर रहा है वो पूछा गया है यहाँ पर। तो उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। एक सेकंड में जितना कंपन कर रहा है उसको आवृत्ति हो जाती है, और एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है वो उसका आवर्तकाल होता है। तो एक दूसरे के विपरीत आवृत्ति और आवर्तकाल होते हैं। ये वाला विकल्प 267 का सही हो जाएगा। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है वो आपको बताना है 268 का। तो क्या कहलाता है, उसका आयाम कहलाता है, ठीक है ना। ये वाला विकल्प अधिकतम विस्थापन, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन मतलब फैलाव जो होता है वही जो होता है उसका आयाम। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 268 का। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय, अब देखिए समय पूछ दिया, बस समय पूछा तो आवर्तकाल के साथ चले जाइएगा। ये वाला विकल्प 269 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 270। वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती है। वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती है वो आपको 270 में बताना है। काफ़ी सरल प्रश्न, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 270 का। प्रश्न नंबर 271। पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर परावर्तित होकर पुनः वापस आती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इस विकल्प के अकॉर्डिंग आपको मारना है, और ऑप्शन भी मिल रहा है आपको, प्रतिध्वनि ही कहेंगे। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 271 का। प्रश्न नंबर 272। मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की ध्वनि जो है सुन सकता है, और वो होता है श्रव्य ध्वनि तरंगी, जो कि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। बाकी 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि भी मनुष्य नहीं सुन सकता, और ज़्यादा भी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी ध्वनि मनुष्य जो है सुन नहीं सकता। तो ये वाला विकल्प 272 सही हो जाएगा। 273। कुक्कुट पालन संबंधित है। कुक्कुट पालन संबंधित है। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है ये कोयला से संबंधित है। सभी लोग मुर्गी के साथ जाएंगे, लेकिन नहीं, ऑप्शन का उत्तर भी दिख रहा है। सी वाला विकल्प जो है कुक्कुट पालन संबंधित है कोयला से। तो 273 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 274 है कि एक सेकंड में कंपनों की संख्या को कहते हैं, वो आपको बताना है 274 का। तो क्या कहते हैं, अभी उसको करा दिए हैं हमने, आवृत्ति उसी को कहते हैं ना, एक सेकंड में जितना कंपन करता है। प्रश्न नंबर 250। एक दोलन पूरा करने में लगा समय उसको हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। उसी को इधर उधर घुमाकर 275 का ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 276। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है वो आपको बताना है 276 का। तो कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। सी वाला विकल्प, विकल्प में क्या दिया गया है, यही होना चाहिए सी वाला विकल्प। हाँ, सी वाला विकल्प होगा, क्योंकि मनुष्य यही सुनता है तो ध्वनि तरंगे जो यही होती है। प्रश्न नंबर 277। तरंग दैर्ध्य लैम्डा, आवृत्ति एन और तरंग की चाल भी में संबंधित वेग संबंध इनका क्या होता है वो आपको संबंध बताना है 277 का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है। तो लैम्डा बराबर वेग बाटा जो आवृत्ति होती है, ये वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। सी वाला विकल्प 277 का सही हो जाएगा। इस सूत्र को याद रखिएगा, इस पर प्रश्न भी बनते हैं। प्रश्न नंबर 278। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है 278 का। तो कितने, 2 प्रकार के होते हैं। बी वाला विकल्प 278 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 279। तरंग गति कितने प्रकार की होती है आपको बताना है। तो तरंग गति कितने प्रकार की होती है, तरंग गति बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 279 का। बी वाला विकल्प के साथ चलिएगा। 279 थोड़ा सस्पिशन है, अच्छा सी ही दिया है, बी ही दिया है। 280। कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ये तो सबको पता है। सी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा 280 का सी। हाइड्रोकार्बन बना होता है हाइड्रोजन और प्लस कार्बन दोनों से मिलकर। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 281 का। प्रश्न नंबर 282। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होता है वो आपको बताना है। तो मीथेन और एथेन के मिश्रण को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सी वाला विकल्प 282 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 283। हर्ट्ज मात्रक होता है आवृत्ति का, मैं कई बार बता चुका हूँ। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 283
का 284 की ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है कितनी, आपको बताना है। फिर वही प्रश्न 284 में ही घुमा कर आ गया और ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तो सी वाला विकल्प 284 का सही हो जाएगा। 285 है कि एल्कीन उदाहरण है, किसका एल्कीन उदाहरण है, तो एथिलीन का होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। उत्तर भी आपको दिख ही रहा होगा 285 का। एल्काइन का उदाहरण कौन सा, एल्कीन का था वो, एल्काइन का आप पूछ रहा है उदाहरण 286 प्रश्न में, तो ये 286 में किसका है, तो एसिटिलीन का एल्काइन होता है उदाहरण, ए वाला विकल्प 286 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। काफ़ी पसीना हो रहा है। प्रश्न नंबर 287 है कि कार्बन यौगिक में पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है क्या, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 287 और इसमें पाया जाता है कार्बन, ये तो दिख ही रहा है, तो बी वाला ही के साथ जाएंगे, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 287 का उत्तर भी बी ही दिया है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है कि पृथ्वी का गर्म होना, यही ना होता है, और क्या होगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 288 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 289, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये लगता है कि पीछे के ही प्रश्न को बार बार इसमें सब ये दे दिए हैं। उत्तरी ध्रुव के भी बर्फ पिघलेगा, दक्षिणी ध्रुव के भी बर्फ पिघलेगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ओजोन परत को कहते हैं जीवन रक्षक परत कहा जाता है, जीवन रक्षक परत, जीवन रक्षक विनाशक, ये नहीं होगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 290 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 291, ओजोन परत के क्षरण का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 291 का। दाब का सूत्र बताना है आपको, दाब बराबर बल बाटा क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, तो ए वाला ही हो जाएगा। फोर्स मतलब बल, ए का एरिया क्षेत्रफल, और पी मतलब दाब होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, तो ये वाला विकल्प 292 का सही हो जाएगा। पास्कल मात्रक होता है, वहीं पूछ ही दिया यहाँ पर, तो दाब का मात्रक होता है, ए बी वाला विकल्प 93 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 294, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किसको, देखिए वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किस में मापा जाता है, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे विकल्प दिए गए हैं, पास्कल में दाब थोड़ी नहीं मापा जाता है यार, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है ना। चलिए इस प्रश्न को छोड़िए, 94 का समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न नंबर 294 का समझ में नहीं आ रहा, उत्तर ये दिया है, पास्कल थोड़े नहीं होते, देखो ये दिया है बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ये सही है 295 का, ए वाला विकल्प, वो गलत दे दिया है। देखिए जो प्रश्न दिया गया है बुक में उसी को मैं लेकर आया हूँ, मैं अलग से कोई ये नहीं कि मैं गलत प्रश्न उठाकर लाया हूँ। अब बुक अगर गलत छापती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी 296, द्रव में दाब का सूत्र होता है, आपको बताना है द्रव में दाब का सूत्र क्या होगा, प्रश्न नंबर 96 कह रहा है, तो P बराबर HDG जो होता है ना, वो द्रव में दाब का सूत्र के अंतर्गत आता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 296 का। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है, सबको पता है कि मधुमेह रोग, डायबिटीज जिसको कहते हैं, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 297 का, ए वाला विकल्प। ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या होता है, डेसिबल, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 290, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये ही वाला विकल्प सही है, शरीर का पूछा है, ए वाला विकल्प सही है इसका 299 का, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण दिवस 5 जून को, ऐसा इतना सरल प्रश्न इसमें दिया गया है ना, मन थोर हो जाता है, कुछ अच्छे प्रश्न देना चाहिए। प्रदूषण पूछ रहा है, लगता है कि पीछे का ही प्रश्न दोहरा दिया गया है, 301 का उत्तर डी सही हो जाएगा। मिनी माता रोग जो है जल में किसके पारे की अधिकता से होता है, ये लगता है पीछे वाला प्रश्न दोहरा दिया है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 202 का। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। फ्लोराइड रोग जो है, फ्लोरोसिस रोग जो है फ्लोराइड की अधिकता से होता है ये जल में, 303 का, ये वाला विकल्प। देखिए वहीं सब दिया है, जल में प्रदूषण का माप किया जाता है, ये वाला विकल्प। BOD ऑक्सीजन की मात्रा नापी जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको कहा जाता है, ये वाला विकल्प 304 का सही हो जाएगा। DDT यह एक क्या है वो आपको बताना है 305 का। ये लगता है कि पीछे का सब दोहरा दिया, इतनी सब खराब, मतलब एकदम गाली देने का मन कर रहा है। ये कीटनाशी है, बी वाला विकल्प इसका सही होगा DDT। और 2D होता है ना, 2 और D ऐसे दिया रहता है, तो वो खरपतवारी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, इसका विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। ये कीटनाशी होता है, और देखिए वो भी दे दिया होगा, देखिए 24DD दिया है ना, तो खरपतवारी के अंतर्गत आता है,
306 का ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। पीछे के प्रश्न सब दोहराए हैं। वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन होता है, सजीवी होता है, शैवाल और कैवक का यह लाइकेन, ए वाला सी वाला विकल्प इसका 307 का सही हो जाएगा। पीछे वाला सब प्रश्न। अम्लीय वर्षा का कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण आपको बताना है, SO2 NO2 होता है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या गया है, प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। वायु प्रदूषण होता है, ये बात सही है, ए वाला के साथ चल जाइए दोस्त। 308 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा देखिए नाइट्राइड और सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से होता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पीछे का ये सब प्रश्न दोहरा दिया गया है, क्या करें। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट, ए वाला बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 310 का बी। ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा हो रहा है, किसकी वजह से, सबको पता है अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है। अगर मैंने इसको पढ़ा होता ना तो ये क्वेश्चन लाता ही नहीं, क्योंकि जब पीछे का दोहरा दिया तो क्या मतलब है। ग्रीन हाउस गैस में ये सभी आती हैं, ए वाला विकल्प मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। पीछे के सभी क्वेश्चन मैंने कराया था, वहीं क्वेश्चन उठाकर दे दिया गया है। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या होता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 313 में ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण आपको बताना है। इसमें 313 क्या हो जाएगा भैया, वायु प्रदूषण, ये ऑप्शन ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ताप का बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 314 निम्न से प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा, जो घास भूस खाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में खरगोशी तो आएगा, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 314 का अब लगता है प्रश्न थोड़ा चेंज मिलेगा। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी होते हैं ना, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 315 का डी वाला विकल्प। उत्पादक है, उत्पादक हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, डी वाला विकल्प। इसको खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा शेर, शेर को खाएगा काजनी, शेर ऊपर है, सबसे उच्च है। डी वाला विकल्प 316 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 317 द्वितीयक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 317, तो 317 का हमारा द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएगा, उपभोक्ता हिरन। हिरन तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है ना यार, द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर शेर ही आ जाएगा। तृतीयक में आता है शेर, लेकिन प्रश्न क्या अकॉर्डिंग क्या पूछा, बी वाले के साथ ये उत्तर क्या दिया है 317 का, बी वाला ही दिया है। जैसे घास उत्पन्न होती है तो प्राथमिक उत्पादक हो जाता है वो। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है कि प्राथमिक उपभोक्ता जो घास भूस खाते हैं, तो हिरन घास से भूस खाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रश्न पता नहीं कैसे पूछते हैं। 318 कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है क्या, उत्तक कहा जाता है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कोशिका होती है, फिर उत्तक होता है, फिर अंग होता है और संपूर्ण शरीर होता है, इस तरह से इनका क्रम होता है, ध्यान रखिएगा। पहले होती है कोशिका, फिर उत्तक, फिर अंग और फिर संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो बी वाला विकल्प प्रश्न के अकॉर्डिंग 318 सही हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो वो हमारा एम्पियर होता है। 319 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 320 प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना, होम लिखा है, बाहर ही जाइए, बी वाला विकल्प इसका 320 का सही हो जाएगा, ओम होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 321 ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, सी वाला विकल्प 321 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ए वाला विकल्प लगता है पीछे का ही दोहरा दिया है, नहीं लाना चाहिए था इस टॉपिक पर वीडियो, समय भी बर्बाद हुआ। प्रश्न नंबर 333 किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। 323 ऐसी बुक कभी मत खरीदिएगा। 323 कौन सा विकल्प, ऊर्जा सही हो जाएगा। यूथ की तो बुक खरीदिएगा मत। 323 से प्रश्न बनते हैं जी। प्रश्न नंबर 324 एकांक आवेश समय किसका सूत्र है वो आपको बताना है 324 को, तो विद्युत धारा का होता है, ए वाला विकल्प 324 का सही हो जाएगा। अब 300 प्रश्न देख ही लेते हैं। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ऊर्जा का सूर्य ही ना, बी वाला विकल्प 325 का सही हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। एक तो इतना सरल प्रश्न। स्कर्वी रोग की पहचान होती है, ये पीछे का ही प्रश्न दोहरा दिया गया है, तेरी की जय जय। मैरिज्म क्वासिकोर प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, बी वाला विकल्प सही होगा 327। रक्तदाब मापा जाता है स्फेगोफैनोमीटर से मापा जाता है। बस देख ही लेते हैं, कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं है। किस रक्त समूह को सर्वदाता वो होता है, सर्वग्राही ये भी होता है, सबको पता है, 329 हो गया। किस रक्त समूह को सर्वग्राही ये भी होता है, सभी से रक्त ले सकता है। आगे चलते हैं
331 कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा पिरामिड जो है सदैव सीधा होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 331 में। तो कौन जैव ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, बाकी संख्या और भार के पिरामिड में थोड़ा डिफरेंट होता है। ये वाला विकल्प 331 का सही हो जाएगा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सदैव कैसे होता है? तो वो होता है सदैव, पता ध्यान रखिएगा, सदैव एक दिवसीय होता है, सीधे ना, जैसे ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, सदैव एक दिवसीय होता है ऊर्जा का प्रवाह। तो एक चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 333 विद्युत अचालक है, प्लास्टिक न है विद्युत अचालक, ये वाला 333 का विकल्प सही। रक्त का पीएच मान 7.4, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ट्रिक होता है इसका जी 7.474 और चौड़ा परिवार होता है भाई, वैसे जोड़ सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 335 रुधिर का थक्का बनने में मदद करता है, कौन करता है भाई? ये प्लेटलेट करता है, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। फिब्रियोजिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है, वो छन्नी का कार्य करता है और ब्लड को रोकने का कार्य करता है। एड्स HIV होता है ना, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। लक मार्टिन ने खोज करता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। विषाणु जनित रोग एड्स है ना, एड्स ही विषाणु जनित है इसमें, ये वाला विकल्प इसका, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 337 का। अम्लीय वर्षा का कारण वायु प्रदूषण, बस आ गए हैं, ख़त्म ही होने वाला है, ज़्यादा नहीं है अब। अम्लीय वर्षा में उपस्थित, बस वही प्रश्न दोहरा दिए, अरे यार इतनी तो आज का दिन ही खराब चला गया। ओजोन परत के क्षरण में, दरअसल मैं पहले से पढ़कर इसको नहीं आता हूँ, ये दिक्कत होती है ना, बस आता हूँ PDF बना लेता हूँ और जब PDF बन जाती है तो डायरेक्ट वीडियो खोलता हूँ और PDF खोलता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता हूँ और डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, यही सबसे बड़ी गर्मी है। 341 कापर के अयस्क हैं, आपको बताना इसमें से कापर के अयस्क कितने कौन है इसमें से 341 का विकल्प हमारा जो सही होगा इसमें वो हो जाएगा, ये सभी आ जाते हैं, कापर ग्लास, कापर कापराइड, क्यूप्राइस। ये क्यूप्राइस ध्यान रखिएगा, बाकी 2 तो मिल ही रहे हैं इससे। 341 का आगे चलते हैं, ओजोन परत के क्षरण से होता है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद परिवर्तन, ये सभी होता है। डी वाला विकल्प 342 का सही हो जाएगा। परावैंगनी किरणों को रोकता है ओजोन परत। इतने सरल प्रश्न दिए गए हैं जैसे लगता है कि तो अनपढ़ भी पढ़कर बता देंगे उत्तर। तरीके आप लोगों की जिद होती है ना, तो हम बुक से नहीं पढ़ाते। 344 हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट लोहा का अयस्क है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट ये सब लोहे के हैं, बी वाला विकल्प जो है 344 का सही हो जाएगा। किन किन धातुओं में ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? किन किन धातुओं में ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होते हैं 345 का आपको बताना है। तो किन किन, इन सभी में हो जाएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 345 का। विद्युत धारा मापने का यंत्र है तो वो होता है अमीटर, बी वाला विकल्प 346 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अमीटर में विद्युत धारा मापी जाती है। विभवांतर मापने का यंत्र है तो वोल्टामीटर होता है, ए वाला विकल्प 347 का सही हो जाता है। रुधिर के भाग हैं, रुधिर के भाग में आपको पता है दोनों होते हैं ना, प्लाज्मा भी होता है, रुधिर कणिकाएं भी होती हैं, तो इस तरह से हम सी के भाग जाएंगे। 248 का सी वाला। ऑक्सीजन वाहक होता है तो हीमोग्लोबिन होता है जो लाल कलर का होता है, आरबीसी जिसको कहते हैं, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। रुधिर को इधर उधर पहुँचाने का कार्य करता है। निम्न में से पोटेशियम का संकेत है, पोटेशियम के का ही संकेत होता है ना, ये सोडियम होता है, पीबी सीसा होता है, कॉपर होता है, ये नीचे दिया गया है। आगे चलते हैं, 350 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो ये थे 350 क्वेश्चन। ये तीसरा पार्ट तो मनोबल ही डाउन कर दिया, सभी प्रश्न दोहराए हुए लगता है दे दिया गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से नहीं तो ये वीडियो लाता ही नहीं, मैं आगे टॉपिक शुरू कर देता कोई और। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।